जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है 6 to 8 वालों के लिए और 1 to 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 to 5 में भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में एनसीईआरटी की प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, उसी के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और 9 to 10th के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखेंगे तो आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि ये क्लास सिर्फ आपके लिए ही है। और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 40 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही बेहद महत्वपूर्ण है, और यही जो प्रैक्टिस सेट है यही प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, फ्रांसीसी क्रांति की घटना कब घटित हुई थी? 1758 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1789 या 1794? आप सभी को पता होना चाहिए जो फ्रांसीसी क्रांति की घटना है ये 1789 में घटित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो भी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय भी देखने को मिलती है। और जो 1789 तक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था, इस क्रांति के उपरांत जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके सामान्य नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई थी। इसी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की घटना होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और इन पे आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं इन्होंने, क्या ये सही है? जो फ्रांसीसी क्रांति है इन्होंने एक सामूहिक पहचान की भावना को जागृत किया, ये कथन एकदम सही है। फिर दूसरा है, इससे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ये कथन गलत है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इससे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक ही संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। याद रखेंगे, संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे। ये इसमें जो है पितृभूमि नहीं है, याद रखेंगे, इसका ये गलत हो जाएगा। कथन एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? नेशनल असेंबली, शाही संसद, डाइट, पार्लियामेंट। स्टेट जनरल, 3 स्टेट जनरल थे ना, 3 स्टेट थे फ्रांस में 3 स्टेट थे, और स्टेट जनरल का नाम बदल करके बाद में क्या रखा गया है ये बताना है। इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था, और स्टेट जनरल का जो चुनाव है अब सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस के सम्राट ने पेरिस नगर में सेना को कब घुसने का आदेश दिया था? सेना को कब घुसने का आदेश दिया था फ्रांस के सम्राट ने? 15 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 या 14 जुलाई 1788? याद रखेंगे, फ्रांस के सम्राट के द्वारा पेरिस नगर में जो सेना को कब घुसने का आदेश दिया गया, ये 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में पेरिस से प्रारंभ होता है फ्रांस की क्रांति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्रांति के प्रारंभ में जब भीड़ बढ़ने लगी तब सम्राट ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना को पेरिस नगर में घुसने का आदेश दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और किसी का भी कोई भी कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा कि हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ये भी बताइएगा। 7000 पुरुष और औरतें किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया? टाउन हॉल में, पेरिस में, चर्च में, संसद में? 7000 पुरुष और औरतें मिल करके किस स्थान पर एकत्र होकर जल सेना गठित करने का निर्णय लिया था? याद रखेंगे, टाउन हॉल में। टाउन हॉल में औरतों के द्वारा एकत्र होकर के जल सेना का गठित करने का निर्णय लिया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित टाउन हॉल, ये टाउन हॉल कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित टाउन हॉल है, और यहाँ पर 7000 पुरुष और औरतें एकत्र होकर के जल सेना गठित करने का निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रण प्रिंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। क्या ये कथन सही है? आपको बताना है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी है ये कहाँ सबसे पहले विकसित हुई थी ये बताना है। ठीक है, ये एकदम सही है।
ये सबसे पहले मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीकी है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। ये एकदम सही है। फिर अगला है लगभग 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक, जिसे तरली बोलते हैं, काठ के ब्लॉक पर कागज को रगड़कर किताबों की छपाई शुरू हो गई थी। ये कथन भी सही है। फिर पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। ये कथन भी सही है। किताबों का सुलेखन, ये जो कुशन वीसी जिसे बोलते हैं, किताबों का सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक उस खत होते थे। जो सुलेखक होते थे इन्हें कुश खत कहते थे उस टाइम पे। ये भी कथन सही है। 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृत का नया केंद्र बन चुका था। ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, सभी कथन इसके कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि हम लोग इसकी जितने भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में आपको सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कौन सी है जिसकी छपाई शुरू हुई थी? 848 ईस्वी में, 863 ईस्वी में, 868 या 890? डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है और इसकी छपाई कब शुरू हुई? 868 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन अब देखिए बीपीएससी ना, जब आप देखेंगे कि जब भी उसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ अपना रुख करता है। वर्ल्ड हिस्ट्री इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर, मतलब इसका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है वर्ल्ड हिस्ट्री। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोगों को भी वर्ल्ड हिस्ट्री में अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे जाने लगे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। जिसने भी टीआरई 3 का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, या तो अगर आपने नहीं दिया है तो एक बार क्वेश्चन बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट थी, जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, तो उस क्वेश्चन बुकलेट को आप एक बार देखेंगे, वहां पे 20 से 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री से ही मिल जा रहे हैं। इसलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में अपनी पकड़ को मजबूत करना है। और ये आप हमारे साथ जुड़ करके, ये पूरा संभव है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में एकदम कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आप हमारे साथ अपने वर्ल्ड हिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन ए दिया हुआ है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। जो उदारवादी थे वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। ये कथन आपको जो है एकदम सही हो जाएगा। ये कथन एकदम सही है। कारण क्या था? यूरोपीय देशों में किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया गया था। ये कथन भी सही है। जो यूरोपीय धर्म थे वहां पर सिर्फ एक ही धर्म को बहुत ज्यादा माना जाता था, इसलिए जो उदारवादी थे उन्होंने यह, मतलब उनका ये मानना था कि ऐसा राष्ट्र हो जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले। तो दोनों कथन सही है और इसका जो कारण है ये भी सही व्याख्या कर रहा है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उदारवादी समूह किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? जो उदारवादी समूह था ये किस प्रकार के शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे? लोकतांत्रिक शासन, वंशानुगत शासक, अध्यक्षात्मक शासन या कबीलाई शासक? याद रखेंगे उदारवादियों का जो समूह था वो वंशानुगत शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे और ये वंशानुगत शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता है इसको विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 10। कथन 1 है, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था। ये कथन आपका एकदम सही है। फिर कथन दूसरा है, इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया था। ये कथन भी सही है। इंग्लैंड और यूरोप में जो फैक्ट्रियां हैं स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े बड़े पैमाने उत्पादन होने लगे और इसी कारण इतिहासकारों ने इसे आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया था। दोनों कथन सत्य हैं। कथन एक और दोनों सत्य हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। उत्पादकों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? श्रेणी, गिल्ड्स, व्यापारिक संगठन, काश्तकार?
उत्पादक के जो संगठन थे इनको किस नाम से जाना जाता था? गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। और व्यापार एवं दस्तकारी के क्षेत्र थे ये जो काफी ताकतवर होते थे। ये वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, प्रशिक्षण एवं नियंत्रण आदि कार्य भी करते थे जो गिल्ड्स होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नात्सीवाद विचारधारा का जनक कौन था? नात्सीवाद जो विचारधारा है इसके जनक कौन थे? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, गोएब्ल्स, हेलमुट। याद रखिए नात्सीवाद विचारधारा का जनक एडोल्फ हिटलर थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों से आत्मसमर्पण कब किया? जून 1945, जुलाई 1946, मई 1945 या मई 1946? मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने, यहाँ पे सामने या समक्ष होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कब किया? मई 1945 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया और हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी हार होने वाली है। इसलिए हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री थे जिसका नाम था गोएब्ल्स, प्रचार मंत्री का नाम था गोएब्ल्स, उसने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही हत्या कर ली थी। उसको मतलब ये आभास हो गया था कि उनकी हार हो जाएगी, इसलिए जो हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएब्ल्स थे उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली और ये मई में जर्मनी ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले और झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? नूडल्स, स्पैघेटी, पास्ता। इसमें बताना है कौन कौन से हैं जो झटपट तैयार हो जाते हैं। पहले नूडल्स भी तुरंत तैयार हो जाता है, स्पैघेटी भी तुरंत तैयार हो जाता है, पास्ता भी। ये सभी जो है तुरंत तैयार होने वाले हैं। नीचे दिए गए फूड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, उपयुक्त सभी, इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आयरलैंड में किस खाद्य फसल के खराब होने पर लाखों नागरिकों की मृत्यु हुई थी? आलू, मक्का, टमाटर, शकरकंद। तो आयरलैंड जो आपका एक देश है और वहां पर खाद्य फसल, आलू की जो खाद्य फसल है ये खराब हो गई थी जिससे लाखों नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक 18वीं शताब्दी में कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण है? कॉर्न जो लॉ बना था इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन की जनसंख्या को बढ़ावा, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी, जैविक युद्ध का प्रसार या ब्रिटेन में रोजगार सृजन के लिए कानून। याद रखिए ब्रिटेन में जो मक्का का आयात होता था उस पर पाबंदी लगा दी गई और इसी को कॉर्न लॉ का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। चॉकलेट में उपयोग किया जाने वाला तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चॉकलेट में आपने देखा होगा चॉकलेट में तेल उपयोग किया जाता है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? बांस, शाल, तेंदू, रबड़। ये जो है साल वृक्ष, जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष के पौधे से ये तेल प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अंग्रेजों ने किस व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहन किया था? जो अंग्रेज थे इनके द्वारा कौन कौन सी व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन दिया गया? पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास। इन सभी फसलों को अंग्रेजों के द्वारा व्यावसायिक फसलें हैं और इनको प्रोत्साहन दिया गया था। 1, 2, 3, 4 सभी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? जो आधुनिक राष्ट्रवाद है इसका उदय कहाँ पर होता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय ये यूरोप में होता है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में होता है और इसके साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय होता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस पर सबसे ज्यादा व्यय किया गया? कृषि, शिक्षा, रक्षा, उद्योग। प्रथम विश्व युद्ध के कारण सबसे ज्यादा किस पर व्यय किया गया? सबसे ज्यादा यहाँ पर रक्षा पर व्यय किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
किस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए? ये किस जनगणना में हमें पता चलता है? तो याद रखेंगे 1900 जो आपको 1918 से 1919 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, याद रखेंगे, और जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई थी, जिसके कारण 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। ये आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1921 में जनगणना होती है, उसमें ये पता चलता है। और ये महामारी किसके द्वारा? ये फ्लू नामक एक बीमारी थी, फ्लू नामक एक महामारी थी, उसके कारण जो है ये फैल गई थी। और दुर्भिक्ष मतलब अकाल भी पड़ा हुआ था, उस वजह से भी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, जिससे कि लोग भूखे मर गए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वी गढ़वाल में स्थित बुग्याल क्या है? विशाल प्राकृतिक चारागाह, हिमालय पर्वत की एक शाखा, चट्टानी मैदान, तराई इलाका। तो पूर्वी गढ़वाल में जो स्थित बुग्याल है, ये एक प्रकार की जो है विशाल प्राकृतिक चारागाह है। एक प्रकार की घास होती है, इसी को चारागाह बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा, ये जो है जीसी बॉन्स के द्वारा इसको जारी किया गया था 1850 से 1855 में। ये जो है एकदम सही है, ठीक है, पहला एकदम सही है। एनर्जी फ्रॉम मद्रास टू द एनर्जी फ्रॉम मद्रास टू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार, कनारा एंड मालाबार, इसका पूरी इस पुस्तक का पूरा नाम है। और ये जो है फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन के द्वारा जारी की गई थी। ये बी कथन भी इसमें सही है। फिर आपको द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993, द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993, इसका हो जाएगा डेविड स्पर, डेविड स्पर में लिखी थी द रेटरिक ऑफ एम्पायर 1993। फिर अगला है द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 1930 में लिखी गई, और ये ईपी स्टेबिंग के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 B2 C4 D3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय था, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। धंगर गडरिये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय हैं, क्या ये सही है? ये जो है एकदम गलत है। इसमें बताने कौन सा सही नहीं है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। धंगर जो गडरिये थे वो महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा थे, समुदाय है, एकदम सही। 20वीं सदी में धंगर समुदाय की आबादी 4,67,000 थी, ये कथन भी सही है। धंगर गडरियों में से कुछ लोग कंबल और चादर बनाते थे, तो कुछ लोग भैंस पालते थे, ये ऑप्शन भी सही है। फिर मानसून काल में धंगर कोंकण तथा तटीय इलाकों में निवास करते थे, ये कथन भी सही गलत है। ये कथन आपका गलत है। मानसून काल में ये जो है जैसे मानसून काल प्रारंभ होता था, ये धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। ये सूखे पठारों की तरफ यहाँ पे लौट जाते थे, इसलिए ये कथन आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे ही मानसून आता था, ये लोग सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय निवास करते थे, क्या ये कथन सही है? एकदम इसमें जो है एकदम सही है। गोल्ला समुदाय बुने कंबल बेचते थे, याद रखेंगे। गोल्ला जो समुदाय है, ये लोग कंबल नहीं बेचते थे, याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये जो है कंबल नहीं बेचते थे। फिर है कुरुमा और कुरुबा समुदाय गाय भैंस पालते थे, ये कथन भी गलत है, ठीक है। ये लोग सर्दी गर्मी होने पर अपनी जगह बदल देते थे, ये गलत है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, कुछ जो है कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे, क्या कथन सही है? ये कथन आपका जो है एकदम सही है। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, ये कथन भी सही है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये कथन भी सही है। तीनों कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार निम्नलिखित में से किस या किन धातुओं का प्रयोग शिल्पकारी हेतु करते थे? पत्थर, शंख, तांबा, कांस्य, सोना, चांदी। इसमें बताना है किन किन धातुओं का या शिल्पों का प्रयोग शिल्पकारी हेतु ये लोग करते थे। याद रखेंगे, ये पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी सभी का प्रयोग करते थे शिल्पकारी हेतु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। और दोस्तों एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दास, गणिकाएं। तो संघ में जो प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? इसमें जो है कौन कौन शामिल थे याद रखेंगे, व्यापारी शामिल थे, क्षत्रिय शामिल थे, दास, ब्राह्मण और गणिकाएं सभी लोग इसमें शामिल थे। उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना, जो उत्तर वैदिक काल है इसकी सामाजिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय समाज में केवल पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा पशुपालक के समूह ही शामिल थे उत्तर वैदिक काल में। ये कथन आपका जो है गलत है। उस समय केवल नहीं है, यहाँ पे केवल अगर होता नहीं होता तो सही हो जाता, लेकिन केवल है तो ऐसा गलत हो जाएगा। कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, ये कथन सही है। सभी कृषक तथा पशुपालक निर्धन थे, सभी कृषक निर्धन नहीं थे, मतलब सभी जो किसान थे निर्धन नहीं थे या गरीब नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली दूसरा ऑप्शन सही, इसमें सही उत्तर का चयन करना है, केवल 2 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अरिकामेडु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो अरिकामेडु है इसके संदर्भ में बताना है। यह यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम का ढांचा प्राप्त हुआ, ये कथन आपका गलत है। जो अरिकामेडु के संदर्भ में बात करेंगे, यहाँ पर जो है ईंटों से प्राप्त एक ढांचा नहीं है, यह एक पत्तन था, अर्थात एक बंदरगाह के रूप में था, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए थे, ये कथन सही है। दक्षिण चीन सागर जो है इस क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए थे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कूटों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ये जो है कौन सा इसमें सही नहीं है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन केवल 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, ये कथन एकदम सही है। जो शून्य है इसके लिए पहला, ये भारत के जो गणितज्ञ हैं इन्होंने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, ये कथन सही है। फिर अगला है दूसरा है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यह यूरोप में फैल गई, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? जो इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे तो इसमें परंपरागत अवधारणा क्या है? यह बहुत उबाऊ है, ये एकदम सही है। बहुत लोगों को ये बहुत उबाऊ लगता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता पढ़ना, इसे बस तारीखें रटते चले जाओ, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33। इतिहास को किससे जोड़कर देखा जाता है? विश्व से, तारीख से, दर्शन से या व्यवहार से? इतिहास को हमेशा तारीख से जोड़कर देखा जाता है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था और यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। तो तारीख को जोड़ करके देखा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आरजी पॉलार्ड, जेम्स मिल, जेम्स प्रिंसेप या जेम्स रेनेल? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो जेम्स रेनेल है इसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, इसलिए जेम्स रेनेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार किया गया?
1917, 1919, 1920, 1922। लिप्टन चाय का जो विज्ञापन है ये 1922 ईस्वी में तैयार किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस समय विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती थी। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करते थे कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांसीसी संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फ्रांस का संविधान था इसमें बताना है। फ्रांस के संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जो संविधान था ये पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ये शुरू होता है। क्या ये सही है? ये एकदम सही है। ठीक है जी। पहला सही है कि जीवन, अभिव्यक्ति एवं कानून अधिकार को नैसर्गिक एवं आहारणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। ये कथन भी सही है। ये अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर उन्हें स्वतः मिल जाते हैं, तो गलत है। राज्य इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, गलत। राज्य का यह कर्तव्य है वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये कथन एकदम सही है। राज्य के मतलब इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मतलब नहीं लगा सकता है, इसमें दिल दिया हुआ लगा सकता है, तो इसलिए गलत है। और ये अधिकार व्यक्ति के वयस्क होने पर स्वतः मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और पांचवा सही है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा। अगला क्वेश्चन है 37, फ्रांसीसी स्वतंत्रता को किस आकृति में निरूपित किया गया है? राजदंड, बर्छीदार गट्ठर, नारी आकृति, ब्रेड रोटी। फ्रांसीसी स्वतंत्रता को नारी आकृति के रूप में निरूपित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। आर.ए. सारियो, फ्रेडरिक सारियो, फ्रांसिस डेविड या इलियास। इस फ्रांसीसी कलाकार ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये थे फ्रेडरिक सारियो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। ये कथन आपका जो है गलत है। ये कथन आपका जो है ये सही है। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए, ये कथन आपका एकदम सही है, याद रखेंगे। यूरोप और अमेरिका के ही लोग दिखाए गए थे, इसमें सही है। और कथन दूसरा है, इस चित्र में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये कथन भी सही है। इसमें दोनों कथन सही हैं। और ये फ्रांसीसी कलाकार जो थे फ्रेडरिक सारियो, इसने इन चित्रों को बनाया था। दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 एवं कथन 2, दोनों सही हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन, ए और बी दोनों, ये बताना है। तो 19वीं सदी तक कौन सा राज्य राष्ट्र बन चुका था, ये बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। और क्लास को जरूर 1 से 2 बार देखिएगा। आपकी कंप्लीट फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, सभी क्रांतियों के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।